हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर में लिखिएगा, आ जाओ, पॉइंट फ्रॉम विच point from which length of tangent to three circles is equal. Point from which length of tangent to three circles is equal. पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, point of intersection of radical axis, point of intersection of radical axis of three circles taken two at a time is called the radical center. क्या बोला गया? पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू थ्री सर्कल्स इज इक्वल। चाहे इसी लाइन को दूसरे शब्दों में बोला गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड द रेडिकल सेंटर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तीन सर्कल ले लेते पहले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तुम्हारा कोई भी इसी तरह का सर्कल होगा। करेक्ट है ना? तो बोला गया है कि इन दोनों सर्कल का अगर इस लाइन को पढ़ें तो इसके अनुसार बोला गया कि तीन सर्कल, लेकिन एट ए टाइम में कितने लेने? दो। तो इन दोनों सर्कल के लिए जो आपका, जैसे इस सर्कल का इक्वेशन अपन बोलते हैं S1 इक्वल टू 0, इस सर्कल का इक्वेशन बोल देते हैं S2 इक्वल टू 0, और इस सर्कल का इक्वेशन बोलते हैं S3 इक्वल टू 0। तो कितने सर्कल हो गए मेरे पास? तीन सर्कल हो गए, और तीनों का इक्वेशन देकर रखा हुआ है। करेक्ट ना? तो अगर मैं इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस देखूं तो कल पढ़ा था ना, कल पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेडिकल एक्सिस कैसे लिखते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो पहला रेडिकल एक्सिस आपके पास आ गया है ना। लेकिन अभी ऐसे कितने रेडिकल एक्सिस हो सकते हैं? टोटल तीन हो सकते हैं। पहले इन दोनों को सिलेक्ट किया तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो गया। जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो एक और आ जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब इसमें खूबसूरती ये है कि अगर जब तुम तीसरा रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करोगे ना, वो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहने का मतलब तीनों रेडिकल एक्सिस जो होते हैं वो क्या होंगे? एक पॉइंट पे कंकरेंट होंगे,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या होंगे? कंकरेंट होंगे। तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो ये तुम्हारा थर्ड रेडिकल एक्सिस होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये सब क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हो रहा है। और इसका इक्वेशन बनेगा आपका S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0। ये तो था सेकेंड लाइन को मैंने एक्सप्रेस किया एज ए ज्योमेट्रिकल फॉर्म, है ना? अच्छा, ये भी वही चीज है। ये थोड़ा बेसिक बोलता है। जैसे बोलता है कि एक पॉइंट इस तरीके से लिया गया है, एक पॉइंट इस तरह से लिया गया है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना? जैसे कि आपने इस सर्कल से यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस सर्कल से हर एक सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक तुम्हारा ये हो गया। तो तीनों लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यही क्या कहलाएगा? आपका रेडिकल सेंटर। ये बिल्कुल डेफिनेशन किसका है? ये डेफिनेशन किसके लिए था? रेडिकल एक्सिस के लिए था ना। रेडिकल एक्सिस में क्या होते थे? एक पॉइंट ऐसा होता था कि ये दोनों लेंथ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट का लेंथ है दोनों आपस में क्या हुआ था? इक्वल होता था ना। फिर इन दोनों के लिए भी ये हो गया, इक्वल हो गया ना। तो ये वाला क्या कहलाएगा? आपका रेडिकल सेंटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? रेडिकल सेंटर आया कि नहीं आया? तो रेडिकल सेंटर अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले सोच लो। तुमको 3 सर्कल देगा, करेक्ट? 3 सर्कल देगा। कम से कम तुम कितने कम से कम, अधिक से अधिक अगर बोला जाए तो तुम कितने रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हो? 3। कितने रेडिकल एक्सिस? 3 रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर तुम 2 भी लिख लिए और उन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, तुम लोगों को यह पढ़ाया गया था कि अगर 3 लाइन कंकरेंट होंगे, 3 लाइन कंकरेंट होंगे तो क्या क्या कंडीशन बनता है? नहीं नहीं, अगर 3 लाइन कंकरेंट है तो कुछ तो कंडीशन बनता था। 3 लाइन मतलब 3 लाइन की इक्वेशन देके रखी हुई थी। a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स 0। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट होंगे, कहने का मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, है ना? एक कॉमन पॉइंट होगा जो तीनों लाइन पे लाई करेगा। तो उसके लिए कंडीशन हमने लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट क्या था? इक्वल्स टू 0 था। जितने भी कोफिशिएंट थे a1 b1 c1, फिर दूसरे सेकंड रो में a2 b2 c2, थर्ड रो में a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट क्या होता था? 0। क्या तुमको नहीं लग रहा यहाँ पे 3 लाइन जो है, जो तीनों रेडिकल एक्सिस है, उसको, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा? क्योंकि तीनों के तीनों क्या हो रहे? कंकरेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक पॉइंट मिट कर रहा है कि नहीं मिट कर रहा? तो वो दिन क्यों देखे थे? ये दिन देखने के लिए ना। ठीक है, चलो यहां तक लिखो। थर्ड लाइन लिखिएगा, 3 रेडिकल एक्सिस आर कंकरेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, बस में क्या लिखा होता है? अपने सामान की सुरक्षा खुद रखे। तो जिस तरह से पंखा चल रहा है उस तरह से अपने सर की सुरक्षा खुद करे, है ना? कोई स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक, मार्केटिंग और टीचर जवाबदेही नहीं होगा। पहले से लिख दिया जाता है बस में ना। अब बस में सामान चोरी होगा, तुम बस वाले थोड़ा बोलोगे अपना सामान का। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें बोला गया है, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। आ जाओ।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी टू ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम सर्कल, इसमें क्या बोला गया? सिस्टम ऑफ सर्कल। सिस्टम ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या होगा? फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाखों करोड़ों लाइन की इक्वेशन आसानी से बताई जा सकती है, या उनको एक इक्वेशन से लिखा जा सकता है। वो क्या है ना? तो मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा? अगर मैं इस इक्वेशन देखूं तो क्या बनेगा? S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, है ना? आप इन सिस्टम ऑफ सर्कल में से कोई भी दो सर्कल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने ये और ये सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस कौन सा होगा? यही कॉमन कोड रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। अब मैं इन दोनों ना लेकर के ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो अभी रेडिकल एक्सिस कौन बन रहा है? फिर से वही कॉमन कोड बन जा रहा है ना? अगर फिर मैं ये और ये को सिलेक्ट कर रहा हूं तो फिर से क्या बन जा रहा है? यही बन जा रहा है। तो यही बोला गया है कि ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी टू ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। उसमें तो मैं ऐसे बोल दिया था। ये क्या आएगा? ये क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कहलाएगा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? जिसका रेडिकल एक्सिस किसी दो को उठाएंगे उसका रेडिकल एक्सिस सेम ही आए, ऐसे सिस्टम ऑफ सर्कल को बोला जाएगा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक केस में यहां पे दिखाने की कोशिश किया, एक केस में आपको और दिखाता हूं। जैसे कि मान के चलो, ये देखो एक सर्कल है और किसी एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, है ना? इस पॉइंट को टच करते हुए और भी सर्कल ड्रॉ किए जा सकते थे। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे जो कॉमन टेंजेंट है, बात दिखाई दे रहा है? अगर इसका और इसका रेडिकल एक्सिस की बात की जाए तो कौन सा आएगा? यही वाला रेडिकल एक्सिस आएगा। और इसका और इसका बात किया तो यही आएगा, है ना? फिर इसका और इसका बात किया तो रेडिकल एक्सिस आपका यही आएगा। तो क्या नहीं लग रहा है कि एट ए टाइम जब आप दो सर्कल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हर एक केस में रेडिकल एक्सिस सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऐसे सर्कल कैसे, ये जो सिस्टम कहलाएगा क्या कहलाएगा? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिख लीजिए इसका इक्वेशन क्या होगा। ये आपका रेडिकल एक्सिस हो गया और इसका इक्वेशन क्या आएगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और ये भी आपका क्या हो गया? आप इसको रेडिकल एक्सिस बोल लीजिए या कॉमन टेंजेंट बोल लीजिए। इक्वेशन क्या आएगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड बिलोंगिंग टू द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल व्हिच टचेस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 2,2। एक डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही बना लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से क्या है, एक सर्कल आप लोगों ने बना लिया होगा जिसका डायमीटर कितना है? 2√2 है, करेक्ट ना? और कहां पे टच कर रहा है? 2,2 पे। चलिए, और यहां पे बोला जा रहा है विच टचेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes through 1,1 belonging to the system of coaxial system of the circle which touches x square plus y square equal to at 2,2। मतलब ये सर्कल जो है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, करेक्ट ना? इसको कहां पे टच कर रहा है? यहां पे टच कर रहा है, इस तरह से, करेक्ट? टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है? 2,2 पे। तो बोल रहा है कि अगर टच कर रहा तो यहां पे कोएक्सियल सिस्टम सर्कल का मतलब क्या होगा? पहले तो रेडिकल एक्सिस इसका निकाल लें या कॉमन टेंजेंट निकाल लें, है ना? तो यहां से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, ऐसा ऐसा, सब क्या हो जाएगा? इनको टच करता हुआ बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। वो सब किसके पार्ट हो जाएंगे? कोएक्सियल सर्कल कहलाएगा ना, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, किसी भी दो सर्कल को उठाएंगे तो उसका रेडिकल एक्सिस कौन सा निकल के आएगा? यही कॉमन टेंजेंट निकल के आएगा।
यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी में एक सर्कल है जो बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड बिलोंगिंग, किससे बिलोंग कर रहा है? ये जो तुमको सिस्टम दिख रहा है ना, उसी सिस्टम में से एक सर्कल है। कहने का मतलब वो कहां से किसको टच कर रहा होगा? 2, टच को टच कर रहा होगा, और कहां से पास कर रहा होगा? तो सर्कल ऐसा बनाए या ऐसा बनाए, एक रफ आइडिया लगाओ तो कैसा बनना चाहिए? हाँ, ऐसे बनेगा ना, क्योंकि 1,1 से पास कर रहा है ना। तो चलो मैंने ऐसा बना दिया, फिलहाल एक रफ डायग्राम ऐसा बना दिया, करेक्ट ना? जो कहां से पास कर रहा है, मान लेते हैं कि 1,1 से पास कर रहा है। तुम बात समझ में आ रहा है? एक 2,2 से पास कर रहा है, एक 1,1 से पास कर रहा है। तुमको नहीं लग रहा है कि डायमीटर के इन पॉइंट्स हैं सर्कल का? अगर बाकी दूसरा तरीका से मैं कर ही सकता हूं। एक तरीका तो मुझे यहां से दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लाई कर रहा है तो डायमीटर इन पॉइंट्स। अगर मुझे ये नहीं दिखा, अगर दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखा किसी वजह से, तो फिर परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। मैं इस सर्कल का इक्वेशन आसानी से लिख सकता था। कैसे लिख लेता? पॉइंट सर्कल और इस सर्कल के हेल्प से मैं लिख सकता था ना। तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा? पॉइंट सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा? पॉइंट सर्कल का इक्वेशन आएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि रेडियस की वैल्यू कितनी है? 0 आ गई। और ये सर्कल देके रखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस कर लें तो मान लेते ये सर्कल आपका S2 हो गया और ये सर्कल तुम्हारा S1 हो गया, करेक्ट ना? तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? इस सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? मैं लिख सकता हूं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। सॉरी, S1 मैं लाइन नहीं लिखा, S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता हूं? फैमिली ऑफ सर्कल से लिखो, दोनों आपको पता है। चलिए, तो पहले तो सब क्वेश्चन समझ लिए। इस सर्कल का जो इक्वेशन आया वो क्या आएगा? S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि मैंने इस सर्कल, इस पॉइंट सर्कल और इस सर्कल के हेल्प से इसको लिखा है। या मैं ये कॉमन टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे निकल के आएगा? कोई बोल सकता है इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? अरे इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके, चाहे तो इन दोनों सर्कल को डिफरेंस कर लेंगे, एक वो तरीका था। दूसरा तरीका, इस सर्कल पे 2,2 पे क्या ड्रॉ किया गया? टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे 2x से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे 2y से, है ना? x1 प्लस y1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आसान है। तो चलो अब मैं जैसा कर दिया उसी पे चल रहा हूं। S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, है ना? तो S1 कितना है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस ये वाला, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, ओपन कर लेते हैं, माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब प्लस लेमडा भी आएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, यही आएगा ना? चलो, अब क्या है? अब ये सर्कल किससे पास कर रहा है? 1,1 रखेंगे और लेमडा वैल्यू निकालेंगे, तो लिख लो 1,1 लाइज एवं सर्कल। तो यहां से आ गया कितना? -6 प्लस लेमडा, यहां रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो आएगा सब मिला करके 2, यही आएगा ना? तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। चेक कर लो। कोई फर्क नहीं, लेमडा आ रहा है ना, लेमडा को जब इसमें पुट करेंगे ना तो रिजल्ट सेम ही आएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 3 रख दीजिए, इक्वेशन आपको आ जाएगा किस सर्कल का? जो रिक्वायर्ड सर्कल, इस सर्कल का, करेक्ट ना? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
या मेथड 2 कैसे लिख सकते थे? मेथड 2 से 1,1 एंड, क्योंकि सर्कल को एक बार कहां पे कट कर रहा है? 2,2 पे, फिर एक उसके अपोजिट में कहां पे कट हो जाएगा? 1,1 से, है ना? क्योंकि जो इसका नॉर्मल होगा वो किधर से पास करेगा? ओरिजिन से पास कर जाएगा, मतलब डायमीटर एक ओरिजिन से पास कर गया ना, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं 1,1 एंड 2,2 क्या है? इन पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर, करेक्ट ना? तो डायमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा जा सकता है क्या? x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इधर से जो इक्वेशन आएगा लेमडा के वैल्यू से पुट करने के बाद, और इधर से जो वैल्यू आएगी बिल्कुल क्या आएगी? सेम आएगी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। -1। चलिए क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं। फ्रॉम ए पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। एक ये सर्कल हो गया आपका, और एक ये सर्कल हो गया, 3 सर्कल है ना। एक ये सर्कल को मैं फिलहाल के लिए S1 बोल देता हूं, इस सर्कल को S2 इक्वल टू 0 बोल देता हूं, और इसको क्या बोलता हूं? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट P tangents are drawn to the circle S1 equals to 0, S2 equals to 0 and S3 equals to 0, है ना? इसको मैंने बोल दिया S1 equals to 0, इसको बोल दिया S2 equals to 0 और इसको बोल दिया S3 equals to 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। R इक्वल लेंथ, इसका मतलब पॉइंट P क्या है? रेडिकल सेंटर है, क्योंकि रेडिकल सेंटर का ही ये डेफिनेशन था कि अगर आप एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तीनों सर्कल पे और तीनों लेंथ में बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा? रेडिकल सेंटर कहलाएगा। तो पॉइंट P क्या हो गया तुम्हारा? रेडिकल सेंटर होगा, जो कि आसानी से निकाला जा सकता है। किससे? किससे निकाला जा सकता है? हाँ, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा? रेडिकल एक्सिस लिखना पड़ेगा। रेडिकल एक्सिस लिख लें। पहला रेडिकल एक्सिस क्या आएगा? इसका इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। पहला रेडिकल एक्सिस आ गया। दूसरा रेडिकल एक्सिस कैसे निकल के आएगा? इसका इक्वेशन क्या आ गया? S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। और थर्ड रेडिकल एक्सिस भी इधर से पास करेगा, लेकिन 2 रेडिकल एक्सिस लिखने से काम चल जाएगा मेरा, तो तीसरा नहीं लिखेंगे, है ना? तो पहले तुम लोग ये करो, लिखो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिखिए, एक इक्वेशन बनाइए। फिर दूसरा लिखिए S2 माइनस S3, वो लिखिए, फिर दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको पॉइंट निकल के आ जाएगा। फिर बाकी बात की चलिए क्या करना था, पहले इस S2 को 3 से डिवाइड कर लेंगे ताकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय स्क्वायर क्या बन जाए? 1 बन जाए। फिर जब हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 और इधर से सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास प्लस 5/3x और यहां से क्या आएगा? माइनस y इक्वल्स टू 0। यही आएगा ना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x और प्लस 3x प्लस 5x कितना आएगा? 8x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यही लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग का? आ रहा है कि नहीं है? 8x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा पहला लाइन हो गया। रेडिकल एक्सिस हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो एक रेडिकल एक्सिस आ गया, तो दूसरा रेडिकल एक्सिस कैसे लिखेंगे? एंड S2 माइनस S3 इक्वल्स टू 0। तो S2 और S3 दोनों को फिर से क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से डिवाइड किए हैं तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से, तब जाके सबट्रैक्ट होगा। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 5/3x प्लस y, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा ना जब रिफरेंस करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, कट ही जाएगा। तो बचेगा कितना यहां से? माइनस 2x और यहां से कितना? प्लस 7/4y और प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0। लिखो यहां पे, सॉल्व करके कितना आ रहा? सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
तो यहां से आपके पास आ जाएगा हाँ, मंडे को ऑफ रहेगा ना। दूसरा लाइन क्या आ रहा है? दूसरा लाइन कितना है? इतना आ रहा है, चेक करना एक बार। इतना ही आ रहा है। सॉल्व कर दोनों, कितना आएगा पॉइंट। इसको इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, y शांत हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए पॉइंट क्या आ रहा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ रही। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2 we get point P इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट 0, और जब 0 यहां रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आई जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 0, -3। लेकिन अभी तुमसे रेडिकल सेंटर नहीं पूछा है, तुमसे क्या पूछा है, एक कदम आगे पूछा है। क्या पूछा है? पूछा गया है कि अब आपको एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन देना है जो किससे पास कर रहा हो, किससे पास कर रहा हो, पॉइंट पी से भी पास कर रहा हो, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके साथ साथ वो एक लाइन को कहां पे टच कर रहा हो, 6, -1 पे टच कर रहा हो। तो मैं ऐसा करता हूं, एक सर्कल रफली ऐसे समझने के लिए बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मान लो कि कुछ इस तरह का सर्कल है जो तुमसे पूछा जा रहा है, जो क्या कर रहा है, पॉइंट पी से भी पास कर रहा है और किसको टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और कहां पे टच कर रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो तुम बताओ, इस सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है? अरे इस सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? किसके हेल्प से, इस लाइन और इस पॉइंट की हेल्प से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, इस सर्कल को क्या लिखते हैं, पॉइंट सर्कल बोल देते हैं। s इक्वल टू क्या आएगा, x -6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये तुम्हारा क्या हो गया, लाइन हो गया। तो मैं लिख सकता हूं इस सर्कल का इक्वेशन, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या बनेगा, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, जहां पे s क्या है, पॉइंट सर्कल। तो मैं लिख लेता हूं, क्या लिख लूंगा, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा x प्लस y -5 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को दिक्कत, इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। अब लेमडा भी निकालना है, तो लेमडा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल कहीं से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो पॉइंट पी इसमें चिपका देंगे तो लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी। तो पॉइंट पी जो 0, -3 इसमें चिपकाएंगे और लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, ये काम आपका। लेमडा की वैल्यू निकालिए,
तुम लोग नहीं बता पाओगे। यहां से कितना आ गया, 0 रखेंगे तो 36, यहां पे रखेंगे -3 तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस लेमडा 0 -3 -5 कितना आएगा -8 = 0। यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई 36 4 40 और उस साइड में जाएगा तो कितना आ गया, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 5 नहीं आ रहा है, लेमडा की वैल्यू 5 आ गई, इसमें चिपका दीजिए, आंसर आ गया, खत्म हो गया ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग डालेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं पहले ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो सर्कल इस तरीके से कट कर रहे हैं कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन दोनों टेंजेंट के बीच अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ऐसे दो सर्कल को क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोला जाएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व के लिए भी वैलिड है ना। तो ये अगर एक सर्कल है और एक अपन एक लाइन लेते हैं, तो मैंने सर्कल पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना, और इस लाइन पे भी इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो लाइन इज इटसेल्फ ए टेंजेंट, लाइन पे अगर आप किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वही लाइन टेंजेंट बन जाएगा जिसपे आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जिस लाइन पे, करेक्ट ना। तो इन दोनों के बीच में जो आप एंगल देंगे वही एंगल निकल के आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में ऑर्थोगोनलिटी देखा जाए कि लाइन और सर्कल ऑर्थोगोनल कब होंगे, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि तुम मान के चलो ऐसा तुम 1000 बार ड्रॉ कियोगे, जैसे एक सर्कल हो गया और एक डायमीटर हो गया, क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो कहने से तो ये एक लाइन ही है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। बताओ एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब तुम इस सर्कल पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट हो गया ना। और अगर तुम इस पॉइंट पे इस लाइन पे टेंजेंट करोगे तो यही लाइन क्या निकल के आएगा, टेंजेंट निकल के आएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये लाइन और ये सर्कल कैसा है, ऑर्थोगोनल है ना। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। पहले इतना लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। लिख लिए, नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट करके एक लाइन लिखिएगा, लिखिए, इफ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल, इफ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल, अगर लाइन ऑर्थोगोनल हो गया सर्कल के साथ तो लाइन क्या हो जाएगा, लाइन अपने आप में क्या होगा, एक डायमीटर होगा ना। तो लिखिए, लिखिए, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कभी कभी लैंग्वेज में यही सब चीज यूज करेगा, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल है वो है, नहीं बोलेगा कोई डायमीटर है, बात घुमा के पूछता है ना, ताकि आप कंफ्यूज रहे। फिर लिखेंगे कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स, हेडिंग डालिएगा। कितना टाइम बचा है, चलिए, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल। तो हम लोग अपना दो सर्कल बना लेते हैं जो एक दूसरे पे कितने पे एंगल पे कट कर रहा होगा, 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं एक रफ डायग्राम ऐसा बना लिया, वैसे देखो ये वाला ऐसा होगा, और इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उन दोनों का बीच का एंगल कितना होना चाहिए था, तो मिलो बोले ना 90 डिग्री होगा। मुझे पहले चिल्ला रहे थे, तुम लोग बोल रहे थे कि अगर ऑर्थोगोनल होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री होगा, यही होगा ना। चलो
जब 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तो इसका टेंजेंट, इस सर्कल का टेंजेंट कौन है? ये वाला। और ये इस सर्कल से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये तुमको नहीं लग रहा है कि ओरिजिन से पास करेगा? ये इसका टेंजेंट इस सर्कल के ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, सेंटर से पास करेगा कि नहीं करेगा? इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो इस सर्कल के, इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी तो बताइए? नहीं ना, क्योंकि 90 डिग्री है ना यहां पे। तो यह कहां से पास करेगा? मान लेते ये आपका, लग तो नहीं रहा है कि सेंटर से पास करेगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, हमको दिखाना ही पड़ेगा। चाहे सर्कल को थोड़ा सा इस तरह से बनाएं कि दिखे इसके जैसा। याद आपको दिक्कत नहीं? अब देखो दूसरा जो है वो भी क्या होगा? समझ में आ गया? तो ये वाला क्या होगा? मान लेते R1 है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ये रेडियस R2 है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ध्यान देंगे, दो सर्कल देगा, दो सर्कल में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या निकाल सकते हैं आप माइनस G1 माइनस F1 करके आप क्या निकालेंगे? इस सर्कल का सेंटर और दूसरे सर्कल का भी सेंटर आप निकाल लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ आप रेडियस भी निकाल लेंगे। रेडियस निकाल लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा करके? रूट अंडर, अगर मैं R2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2, यही ना। और अगर R1 निकालना चाहेंगे तो R1 भी आप निकाल सकते हैं, है ना। R1 कितना निकल के आएगा? रूट अंडर G1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर माइनस C1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो दो सर्कल ऑर्थोगोनल है ना, दो सर्कल ऑर्थोगोनल है। तो उसके लिए कंडीशन, तो पहले इस सर्कल का इक्वेशन आपको दे देगा किसके फॉर्म में? G1 F1 C1 के फॉर्म, नहीं G2 हो गया ना, ये हो गया G2 F2 और C2 के फॉर्म में। और ये फंक्शन किसका होगा? G1 F1 और C1 के फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बन कुछ नहीं रहा, बन एक ट्रायंगल रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, चाहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा इस C1 C2 एक ट्रायंगल बन रहा है। और कुछ बन रहा है? नहीं है। तो मैं इस पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा उस पॉइंट को कुछ देर के लिए P बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं लगाऊंगा क्या? वही सदाबहार थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हारा कभी नहीं साथ छोड़ने वाला, हमेशा साथ रहने वाला। इनका स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना। तो लिख लेते हैं C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सेंटर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, सेंटर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं ना। सेंटर तो पता ही है, तो लिख लेंगे G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर क्या बनेगा? G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2। यहां C1 माइनस C1, यहां माइनस C2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? G1 का स्क्वायर, अच्छा डायरेक्ट क्यों लिखें? G1 का स्क्वायर इधर बनेगा, इधर भी दिख रहा है, शॉर्ट से डालेंगे, इधर ध्यान दो। G2 का स्क्वायर बनेगा, इधर भी G2 का स्क्वायर है, शॉर्ट से डालेगा। इधर F1 का स्क्वायर है, इधर भी क्या F1 का स्क्वायर है, खत्म हो जाएंगे। इधर भी F2 का स्क्वायर बनेगा, इधर भी F2 का स्क्वायर बनेगा। जिंदगी कितना सही लग रहा है, थोड़ा सा सोच लिए तो, नहीं इतना लिखना पड़ता है। खत्म। तो बच क्या रहा है? जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बचेगा माइनस 2G1 G2 माइनस 2 F1 F2
यही बचेगा ना, और कुछ तो सब मर गए थे। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या था? -C1 -C2। तो मैं उसको लिख लूं, क्या लिख लूं? -C1 -C2। हर एक जगह नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा क्यों? ये सही बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लेंगे या नेगेटिव कॉमन निकाल करके कैंसिल आउट करवा लेंगे। तो तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना? देख रहे हो ना? अगर दो सर्कल में सेंटर और कांस्टेंट के बीच में इस तरह का रिलेशन आ गया, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को कितने एंगल पे कट कर रहे होंगे? 90 डिग्री पे। अगर जब भी बोलेगा टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो कंडीशन क्या लगाएंगे? 2G1 into G2 प्लस 2F1 into F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल। याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुको, पहले ये बनाने दो, बोलो कुछ दिक्कत? केमिस्ट्री, चलो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0 कट ए सर्कल ऑर्थोगोनली। एक सर्कल और दो लाइन एक सर्कल को कट कर रहा है। किस तरह से कट कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैंने सोचा कि चलो ये सर्कल हो गया, वांटेड जिसका इक्वेशन पूछा गया। ये सर्कल जो है, ये लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्या है? ऑर्थोगोनली है। तो मैं पढ़ा था अभी, अगर ऑर्थोगोनल होगा तो कैसा होगा? डायमीटर होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, एक लाइन हो गया क्या? y इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो गया? x इक्वल टू 0। तो कहां पे कट करेगा? ओरिजिन तो वांटेड सर्कल का सेंटर निकल के आ गया, रेडियस निकल के अभी नहीं आया है। तो अभी कहानी बाकी है। अभी बोला जा रहा है कि ये जो वांटेड सर्कल है, इस सर्कल को कैसा कट कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना। तो मान लेते हैं इस सर्कल का इक्वेशन कितना आ जाएगा, बता सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों बोला आप? क्योंकि मैं मान लिया हूं इसका रेडियस कितना है? आर है, करेक्ट ना? तो मैं बोल देता हूं कि कुछ देर के लिए ये दोनों सर्कल क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना जी। तो एक से बताओ जी की वैल्यू कितनी? अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा? अगर मैं देखूं, अगर मैं इस वाले सर्कल को S1 बोल दूं, लेट S1 ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो G1 माइनस F1 कितना निकल के आएगा, बता सकते हो? सेंटर ये होगा ना जी, -1 -1। तो G1 F1 आ गया। और अगर ये सर्कल आपका C2 है या S2 है, तो S2 सर्कल है, तो इसका सेंटर बताइए। -G2 माइनस F2 किसके बराबर आएगा? अरे बताओ, यही आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा?
यहां से 0 और क्या आएगा 0। C1 का वैल्यू कितना है यहां से बताओ 1 और C2 का वैल्यू वहां से कितना आएगा -r²। लेफ्ट हैंड साइड ला के बोलेंगे ना तो -r²। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ वांटेड सर्कल क्या जाएगा r के जगह 1 रख देंगे r² की जगह। आंसर आ गया। तो लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ वांटेड सर्कल इज x² + y²। क्या बहुत हार्ड था नहीं था, बस ऑर्थोगोनलिटी का क्या लगाना था कंडीशन लगाना था। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट locus of the center of a variable circle x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 which cuts the two given circle x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0 and x² + y² 2g2x + 2f2y + c2 = 0 orthogonally is the radical axis of two given circle। क्या है रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे आएगा गिवन सर्कल के लिए बहुत ही आसान है ना। रेडिकल एक्सिस मान लो कि ये दो सर्कल है ना, ये दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे देंगे। ये मान लेते तो ये वाला इक्वेशन s1 = 0 है और ये वाला क्या है s2 = 0 है। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसा आएगा यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस होगा। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा s1 - s2 = 0 जिसकी इक्वेशन आएगी 2g1 - g2 x + 2f1 - f2y + c1 - c2 = 0। यही पढ़ा था ना। ये क्या गया तुम्हारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल। ये कैसा सर्कल है वेरिएबल सर्कल है ना। तो वेरिएबल सर्कल का सेंटर, वेरिएबल सर्कल का सेंटर को क्या मान लेंगे हम लोग h को क्या मान लेंगे। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल क्या है h, k। यहां तक कोई दिक्कत अरे बोलिए h, k और इससे यही वेरिएबल सर्कल है ना। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी -g। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। अगर मैं इस सर्कल को s मान लूं, वेरिएबल सर्कल मतलब क्या वेरिएबल सर्कल को मैं s मान लेता हूं s, ये वाला क्या है s है। तो ये और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होगा मान लेते हैं कि s = 0 एंड if s = 0 and s1 = 0 are orthogonal। ऑर्थोगोनल तो क्या कंडीशन लगेगा 2 टाइम्स ऑफ g इंटू g1 क्योंकि इसका g इसका कितना g1 फिर क्या 2 टाइम्स ऑफ f इंटू f1 = c + c1। जहां पे g और f की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं कितना आएगा वेरी गुड -2hg1 - 2kf1 = c + c1। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए किसी तरह का डिफिकल्टी नहीं है। फर्दर एंड s = 0 एंड s2 = 0 आर ऑर्थोगोनल। अगर ये सर्कल बोला गया ना कि ये जो सर्कल है इस सर्कल और इस सर्कल दोनों को क्या कर रहा है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो मैंने एक बार इसके साथ ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन लिखा और एक बार इस सर्कल का इस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन लिखने जा रहा हूं। इसमें किसी को दिक्कत लिखो एक बार तुम लोग खुद से तब तो रिमेंबरिंग होगा। लिख लिए तो लिख लेंगे तो क्या आएगा 2g इंटू g2 यही आएगा ना। फिर बाद में रिप्लेस कर देते हैं 2f इंटू f2 और c +
C2। तो यहां से आपके पास आ गया 2 माइनस 2H G2 माइनस 2 KF2 और C प्लस C2। अभी बताओ इसमें से वेरिएबल कौन है? अभी भी इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन है जिसको हटाने की आवश्यकता है? 1 और 2 में अभी भी वेरिएबल कौन है? इन दोनों में वेरिएबल कौन है? ओनली सिर्फ सी ही वेरिएबल है ना जी। बाकी सब तो गिवन सर्कल के G1 F1 C1 तो दिया हुआ है। और ये चिल्ला के बोल रहा है कि वेरिएबल सर्कल है। तो वेरिएबल सर्कल कब होगा? जब G F और C क्या है? तीनों वेरिएबल हो ना। तो इन दोनों में किसको हटाने की आवश्यकता है? कैसे हटाएंगे? 1 माइनस 2 कर लें। आराम से प्यार मोहब्बत से 1 माइनस 2 कीजिए। 1 माइनस 2 कर लिए। 1 माइनस 2 करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो बताइए। 1 और 2 को घटाइए और जो प्राप्त हो रहा है वो बताइए। 1 में से 2 को घटाइए और जो बच रहा वो बताइए। शायद यही आया होगा। यही आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? H कोमा K को इसमें रिप्लेस करेंगे, X कोमा Y में रिप्लेस करेंगे तो आपके सामने फिर से अपियर होगा बोलो बंधुओं, क्या तो कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज क्या है? ये प्रूव करने के बाद था ना कि ये जो आएगा वो क्या आएगा? रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल। रेडिकल इक्वेशन क्या है ना? तो लिख लीजिए, आ गया ये। देखो, इफ द सर्कल्स S1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड सर्कल S2 जो देके रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन फाइंड k। दो सर्कल है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो k का वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे कट कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना। तो ठीक है, एक तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? कंडीशन यही होगा कि 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर पहला सर्कल से अगर मैं सेंटर निकालूं तो पहला सर्कल का जो सेंटर आएगा क्या आएगा? माइनस G1 कोमा माइनस F1। बताइए क्या आएगा? -1 माइनस k, यही आएगा ना। अच्छा, सर्कल जो C2 है उसका सेंटर क्या आएगा? C2 का सेंटर क्या आएगा? तो यहां से क्या आएगा? -k और 0। तो यहां से बताओ G1 F1 की वैल्यू कितनी आएगी? G1 F1 की वैल्यू, अच्छा G1 G2 की वैल्यू कितनी आएगी? G1 G2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। C की वैल्यू कितनी है? हाँ, तो 2 तो किया है ना यहाँ पे, 2k। और C1 प्लस C2, C1 कितना है? 6 प्लस k
यही ना। तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया? के का वैल्यू कितना आ गया? 6। ये तुम लोग हो, है ना? तो ये जो सर्कल का इतना दिन से चल रहा था वो समाप्त होता है। अरे एक फ्रंट में एक पीछे में है।